हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना वीडियो जेवीनल जूनियर अकाउंटेंट के ऊपर इनकम टैक्स के ऊपर है, जिसमें आज अपन रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे। देखो, शुरुआत करते हैं अपन कि रेसिडेंशियल स्टेटस होता क्या है, कैसे इसमें टैक्स लायबिलिटी अपन डिसाइड करेंगे। चलिए पढ़ते हैं अपन। हम आती है अपनी इंडियन सिटीजन, सॉरी इंडियन ओरिजिन। तो बेटा इंडियन ओरिजिन एक होता है इंडियन सिटीजन और एक होता है इंडियन रेसिडेंट। ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं अपन तो देखिए कैसे आएगा ये लीजिए बेटा, एक तरफ लिया अपन ने इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट। इंडियन ओरिजिन क्या होता है कि अगर बंदा खुद, उसके माता पिता या दादा दादी या नाना नानी कहाँ पैदा हुए हो, कहाँ जन्मे हो, अविभाजित भारत में, यानी कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए। ठीक है। चलिए, कि या तो खुद, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कहाँ जन्मे हो, अविभाजित भारत में जन्मे। अब बात करते हैं इंडियन सिटीजन की। अगर अविभाजित भारत की बात करें तो बेटा पहले अविभाजित भारत में देखो क्या है। भारत, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनमें से अगर कहीं भी वो खुद जन्मा हो या उसके दादा दादी, माता पिता या नाना नानी, तो उसको कहाँ कहाँ ओरिजिन व इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा, भारतीय मूल का ही माना जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। इंडियन सिटीजन तो बेटा ये अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, ये बताता अपना भारतीय संविधान, ये भारतीय संविधान बताता है। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन रेसिडेंट। तो बेटा ये बताता है अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961। और जो अपन पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इंडियन रेसिडेंट के बारे में, यानी कि जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बताया गया है। ठीक है। बढ़े आगे। चलो देखो, इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है। इफ ही, यानी कि वो खुद, और हिज पेरेंट्स, माता पिता, एंड एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, वेदर पैटर्नल और मैटरनल, वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। ठीक। वही बात करते हैं अपन अनडिवाइडेड इंडिया की। इंडिया प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि वो खुद या उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी कहाँ पे जन्मे हैं, अविभाजित भारत में जन्मे। और अविभाजित भारत का मतलब क्या होता है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक बेटा, अगर इसका हिंदी देखना है तो ये हिंदी यहाँ मिल जाएगा अपन। ठीक। कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा। भारतीय मूल मतलब इंडियन ओरिजिन। ठीक। अविभाजित भारत में तीनों शामिल है। वही बात करते हैं अपन इंडियन सिटीजन की, भारतीय नागरिक की। तो बेटा भारतीय नागरिक को कौन बताता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। आगे देखो, भारतीय निवासी की बात करें तो ये बताता अपना इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक। चलिए, अब सबसे पहले बात करेंगे अपन रेसिडेंस ऑफ इंडिविजुअल। अपन ने याद हो तो जब इंट्रोडक्शन इंपोर्टेंट डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पे पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी, जो सेक्शन 231 में दे रखी थी। देखो, ये आओ देखो,
सेक्शन पढ़ा था अपन ने अंडर सेक्शन 231। ये सेक्शन था अपना पर्सन का, ये सेक्शन था बेटा अपना पर्सन का। इसमें कौन कौन पढ़े थे अपन ने? एक तो इंडिविजुअल, दूसरा पढ़ा था अपन ने बेटा HUF, और दो स्कूल लो भी पढ़े थे इसमें, दया भागा और मिताक्षरा। कंपनी फर्म भी पढ़ी थी बेटा, जिसमें LLP को भी इंक्लूड किया है। AOP, BOI हो गया, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, ठीक है, और लोकल अथॉरिटी हो गया। तो बेटा ये सारी चीजें पढ़ी, ये सारे पर्सन पढ़े थे अपन, तो इन पर्सन के बारे में वो अपन क्या पढ़ेंगे? रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इंडिविजुअल। व्यष्टि के केस में क्या होगा? तो ध्यान रहे बेटा, इंडिविजुअल में एक तो होगा रेसिडेंट और एक होगा नॉन रेसिडेंट। एक होगा रेसिडेंट और एक होगा नॉन रेसिडेंट। ये हो गया अपना बेटा रेसिडेंट, बोले तो निवासी, और ये हो गया अपना नॉन रेसिडेंट, ये अनिवासी हो गया, ठीक है। अगर वो रेसिडेंट होता है बेटा, तो फिर अपन देखेंगे OR और NOR, OR और NOR, ठीक। OR यानी होता है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और इसका होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। देखो अगर हिंदी में बात करें तो हो गया साधारण निवासी, और एक हो गया अपना असाधारण निवासी। अब देखना, अब वो पर्सन है जो इंडिविजुअल है, वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट? तो इसके लिए बेटा दे रखी है अपने को, कंडीशन दे रखी है, बेसिक कंडीशन सेक्शन 6(1) में। कहाँ पे दी हुई है? सेक्शन 6(1) में कंडीशन दे रखी है, ठीक। और OR और NOR के लिए दे रखी है बेटा एडिशनल कंडीशन, वो दे रखी है 6(6) में। 6(1) में तो क्या दे रखी है? बेसिक कंडीशन दे रखी है बेटा, और 6(6) में क्या दे रखी है? एडिशनल कंडीशन। तो सेक्शन याद रहना चाहिए अपन को। 6(1) में क्या दे रखी है? बेसिक कंडीशन, और 6(6) में क्या दे रखी है? एडिशनल कंडीशन दे रखी है। अब देखना बेटा, अपन लेते हैं सबसे पहले रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट, ठीक। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 6(1). बेटा यहाँ पे दे रखी है दो कंडीशन, ये फर्स्ट और सेकंड, समझना। अगर एसएससी पहली कंडीशन पूरी कर लेता है, सेकंड कंडीशन पूरी नहीं करता है, तो भी रेसिडेंट। पहली नहीं करता है, सेकंड कर लेता है, तो भी रेसिडेंट। दोनों ही पूरी कर लेता है तो भी क्या होगा? रेसिडेंट। लेकिन अगर दोनों ही पूरी नहीं करता है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट, ठीक। यानी कि 6(1) में बेसिक कंडीशन दे रखी है, और बेटा बेसिक कंडीशन कितनी दे रखी है? 2, ठीक। अब आपको इस दो में से कोई भी वन क्या करनी है? फुलफिल करनी है, पूरी करनी है। एनी वन, एनी ऑफ वन, या एनी वन कंडीशन फुलफिल करनी है अपन को, ठीक है। तो आप क्या हो जाओगे बेटा? रेसिडेंट हो जाओ। बात आएगी समझ में? डन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बेटा दो कंडीशन जो दे रखी वो क्या दे रखी? देखो, पहली और ये दूसरी कंडीशन, इन दोनों कंडीशन के बीच में क्या लिखा हुआ है? और लगा हुआ है बेटा। और बोले तो अथवा, यानी कि या तो आप ये कंडीशन पूरी कर लो या फिर ये कंडीशन पूरी कर लो। दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी कर लोगे तो आप क्या हो जाओगे? रेसिडेंट हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए क्या दे रखी है पहली कंडीशन, कि असेसी यानी कि करदाता प्रीवियस ईयर में, अभी अपना प्रीवियस ईयर है 20-21, और असेसमेंट ईयर है 21-22,
ठीक है, कि एसएससी प्रीवियस ईयर में कम से कम यानी कि एट लीस्ट कितने दिन इंडिया में रहा हो, 182 डेज कहां पे रहा हो, भारत में रहा। बात आगे समझ में कि पहली कंडीशन क्या है कि एसएससी यानी करदाता प्रीवियस ईयर यानी कि 2021 में कम से कम, एटलीस्ट बोले तो कम से कम 182 दिन कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो। ठीक, या तो वो ये कंडीशन पूरी कर दे। अब जो सेकंड कंडीशन है बेटा, इसमें फिर मैं दो भाग बांट रहा हूं, इसमें दो कंडीशन मानते हैं कि एक इसमें भी कितनी कंडीशन है बेटा, दो। और इन कंडीशन के बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। यानी कि अगर आपको सेकंड कंडीशन में जाना है तो उसमें दो कंडीशन दे रखी है और दो को ही क्या करना है, फुलफिल करना है। पहली है कि एसएससी प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 डेज यानी कि 60 दिन कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो। एसएससी प्रीवियस ईयर में कम से कम यानी कि एट लीस्ट कितने दिन इंडिया में रहा हो, 60 दिन इंडिया में रहा हो। एक तो ये कंडीशन होगी इसकी। ठीक, साथ ही एक और कंडीशन यही लिख देता हूं मैं, दूसरी कंडीशन ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड, कि एसएससी प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन कहाँ रहा हो, इंडिया में रहा हो। ठीक है क्या, यानी कि पहली कंडीशन तो क्या दे रखी बेटा, कम से कम 182 दिन अगर भारत में रहता है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं करता है तो अपन जाएंगे सेकंड कंडीशन में, जिसमें वापस दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि एसएससी प्रीवियस ईयर से एसएससी प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन इंडिया में रहेगा। और साथ ही इसके साथ एक और कंडीशन क्या पूरी करनी है अपन को, कि एसएससी प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में कम से कम 365 दिन भारत में रहा हो। ठीक है, अगर ये दो कंडीशन पूरी कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट हो जाएगा। चलिए देखो अपनी शीट में क्या दिया हुआ है, ये लीजिए, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट मूलभूत शर्तें, यानी कि ये होगी बेसिक कंडीशन। ठीक, वो दे रखी है कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 6(1), और यहाँ लिखा है कोई भी एक शर्त पूरी करता है तो वह निवासी हो जाएगा, निवासी बोले तो रेसिडेंट हो जाए। तो पहली कंडीशन क्या है कि करदाता प्रीवियस ईयर में यानी कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो। फिर यहाँ लिखा हुआ है अथवा, अथवा यानी कि और। अब देखो सेकंड में दो कंडीशन दे दी मैंने, कि करदाता प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन कहाँ रहा हो बेटा, भारत में रहा हो। साथ ही एक और कंडीशन क्या है, कि करदाता गत वर्ष से पहले के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो। ठीक है, बड़े आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंडिविजुअल का एक साथ ही ले लेते हैं अपन। अब बात करते हैं, अगर बंदा रेसिडेंट होगा तो फिर क्या बनाना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि वो ओआर है या फिर एनओआर। ओआर यानी तो साधारण निवासी होता है बेटा, एनओआर यानी होता है असाधारण निवासी। ये लो, असाधारण निवासी, और ये हो गया बेटा अपना साधारण निवासी। डन, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बेटा इसमें जो कंडीशन दे रखी है वो है एडिशनल कंडीशन, और वो दे रखी है सेक्शन 6 में। ठीक, अब इसमें याद रखना, इसमें भी कितनी कंडीशन दे रखी है बेटा, दो कंडीशन दे रखी है, और यहाँ पे दोनों ही पूरी होनी चाहिए। जैसे देखना, ये फर्स्ट और सेकंड, पहली कंडीशन पूरी होगी सेकंड नहीं हुई तो एनओआर होगा, पहली पूरी नहीं हुई सेकंड पूरी होगी तो भी एनओआर होगा, दोनों ही पूरी नहीं हुई तो भी एनओआर होगा, और अगर दोनों ही पूरी हो जाती है तो वो क्या होगा, ओआर होगा।
ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो कंडीशन है बेटा, ये दो कंडीशन दे रखी है और दोनों ही कंडीशन आपको क्या करना है, बहुत फुलफिल करनी है। बात आएगी समझ में। चलिए दो कंडीशन क्या है, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन है कि असेसी यानी कि करदाता प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार 2 टाइम्स क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में, जैसे अपना अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है बेटा 20-21, तो इससे पहले के क्या करने अपन को 10 साल, तो कहां से चालू होएगा 19-20, फिर 18-19, फिर 17-18, इस तरीके से अपन को कितने साल लेने हैं, 10 साल तक जाना है। उन 10 साल में वो क्या रहा हो, कम से कम 2 बार क्या रहा हो बेटा, रेसिडेंट। और रेसिडेंट की भी अपन ने कंडीशन पढ़ी थी सेक्शन 6(1) में। ठीक, चलिए इसकी सेकंड कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो उसने क्या बोला गया है कि असेसी यानी कि करदाता प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में कम से कम एटलीस्ट 730 दिन कहां रहा हो, इंडिया में रहा हो। डन। पहली कंडीशन है एसएससी प्रीवियस ईयर से पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। साथ ही एसएससी प्रीवियस ईयर से पहले के 7 सालों में कम से कम 730 दिन कहां रहा हो, इंडिया में रहा हो। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है तो एसएससी क्या हो जाएगा, ओआर यानी कि साधारण निवास। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। इस शीट में क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ये लीजिए, देखिए क्या है, ओआर वर्सेस एनओआर। अतिरिक्त शर्त यानी कि यह है बेटा एडिशनल कंडीशन दे रखी है, कि एडिशनल कंडीशन दे रखी है सेक्शन 6(6) में। क्या बोला है यहाँ पे कि दोनों शर्तें पूरी हो तो ही वह क्या होगा बेटा, ओआर होगा। यानी कि करदाता, पहली कंडीशन क्या है कि करदाता गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर से पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 बार क्या रहा हो, निवासी यानी कि क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। बात आगे समझ में कि 10 पहले के 10 सालों में कम से कम 2 बार क्या रहा हो, रेसिडेंट रहा हो। साथ ही एक और है कि करदाता गत वर्ष से पहले के 7 सालों में 730 दिन कहाँ रहा हो, भारत में रहा। बात आएगी समझ में। यहाँ तक आएगी बात, अपन एचयूएफ की तरफ चलेंगे बेटा। तो ये बेटा इंडिविजुअल हो गया कि इंडिविजुअल में दो ही था, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट, फिर रेसिडेंट के दो पार्टीशन करे थे, ओआर और एनओआर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अब रेसिडेंशियल रेसिडेंस ऑफ एचयूएफ की तरफ। चलिए देखो इसमें क्या बोला है, ध्यान से देखना बेटा। एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार, इसमें भी बेटा रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, इसके लिए भी कंडीशन दे रखी है दो। ठीक, वो कंडीशन दे रखी है बेटा सेक्शन 6(2) में, 6(2) में, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2। ठीक, और अगर रेसिडेंट होता है तो फिर दो कंडीशन दे रखी है, ओआर और एनओआर होगा। और इसके लिए बेटा जो कंडीशन है एडिशनल कंडीशन, ये सेम वही कंडीशन है जो सेक्शन 6(6) में पड़ी थी, यानी कि इंडिविजुअल में पड़ी थी कि पहले 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट रहा हो, 7 सालों में तो कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो। ध्यान रहे ये कंडीशन किसके लिए देखेंगे अपन, कर्ता के लिए देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ। ये कंडीशन किसके लिए देखी जाएगी, कर्ता के लिए देखी जाएगी। डन। चलिए 6(2) की अगर कंडीशन की बात करते हो तो ये है बेटा कि एचयूएफ के बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो, इंडिया से हो। अब ये मैनेजमेंट क्या हो, या तो पार्शली हो, पार्टली हो, या फिर क्या हो,
होली, यानी कि पूरा पूरा कंट्रोल या तो इंडिया से हो या पार्शली कंट्रोल कहाँ से हो, इंडिया से हो, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, रेसिडेंट। तो बेटा अगर 1% कंट्रोल भी इंडिया में रहा है, क्योंकि पार्टली बोला है, अगर 1% कंट्रोल भी इंडिया से रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एचयूएफ। वो क्या, एचयूएफ क्या कहलाएगा, रेसिडेंट कहलाएगा। वही सेकंड कंडीशन क्या होगी कि अगर एचयूएफ के बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो, आउटसाइड इंडिया से, एचयूएफ के बिजनेस का, और वो भी कितना बेटा, 100% अगर आउटसाइड कहाँ से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। डन, ठीक। चलिए, और ओआर और एनओआर के लिए तो कंडीशन अपन ने पढ़ी थी 6 तो चलिए बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। क्या है शीट में, ये लीजिए, रेसिडेंस ऑफ एचयूएफ। देखिए इसमें क्या बोला है, रेसिडेंट वर्सेस नॉन रेसिडेंट के लिए बेसिक कंडीशन दे रखी है सेक्शन 6(2) में, कि यदि व्यवसाय का प्रबंध व नियंत्रण कहाँ से हो, कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हो, भारत से हो, तो वो क्या होगा, रेसिडेंट। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है 1%, अगर 1% कंट्रोल भी इंडिया से होगा तो क्या हो जाएगा, वो रेसिडेंट। वहीं अगर यदि व्यवसाय का प्रबंध व कंट्रोल कहाँ से हो, भारत के बाहर से, तो क्या होगा बेटा, नॉन रेसिडेंट होगा। और ये 100% होना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टली 1% भी अगर इंडिया से हुआ तो वो रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बेटा अपना ओआर वर्सेस एनओआर। तो इसमें वही एडिशनल कंडीशन जो कहाँ पढ़ी अपन ने, 6(6) में, इंडिविजुअल में, कि कम से कम 10 सालों में 2 बार रेसिडेंट रहा हो, और ये अभी देखो ये यहाँ पे ही है, और 7 सालों में 730 दिन कहाँ रहा हो, भारत में रहा हो। तो यहाँ लिखा है फुलफिल ऑल कंडीशन टू बिकम ओआर। ये कंडीशन किसके लिए देखनी है, कर्ता के लिए। बोलिए, बड़े आगे। चलिए बात कर लेते बेटा कंपनी की भी। ये लीजिए साहब कंपनी, ये लीजिए साहब, इधर लेता हूं मैं इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी बोल दो, भारतीय या घरेलू कंपनी। जितनी भी भारतीय कंपनी है और जितनी भी घरेलू रेसिडेंट कंपनियां है, वो सारी क्या रहेगी बेटा, हमेशा रेसिडेंट। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी। तो बेटा फॉरेन कंपनी में फिर वही, या तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। एक चीज और ध्यान रखना बेटा, ओआर और एनओआर की जो कैटेगरी है वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में ही आएगी। बात आएगी क्या समझ में, कंपनी में ओआर और एनओआर नहीं होगा, बाकी किसी भी पर्सन में, सिर्फ 2 ही पर्सन में आएगा, इंडिविजुअल और एचयूएफ में। तो बेटा यहाँ जो कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है बेटा 6(3) में। कंडीशन क्या है कि अगर बिजनेस का इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ हो, इंडिया में है, तो क्या होगा बेटा, रेसिडेंट होगा। ठीक, ध्यान रहे इंडिया में कितना होना चाहिए बेटा, 100%। अगर कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस 100% ही कहाँ है, इंडिया में है, तो वो क्या होगा, रेसिडेंट होगा। वही बात करते नेक्स्ट, कि अगर बिजनेस का इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ से हो, आउटसाइड इंडिया से। अगर 1% भी आउटसाइड इंडिया से हुआ बेटा तो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन थी अपनी 6(3) में। यानी 6(3) में क्या थी कि इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी हमेशा क्या रहेगी, रेसिडेंट। वही बेटा जो फॉरेन कंपनी है उसके लिए 6(3) में कंडीशन दे रखी है। चलिए देखो क्या लिखा हुआ है शीट में, पढ़ते हैं। क्या हो गया इसके, ये लो,
चलिए, रेसिडेंस ऑफ कंपनी, एवरी इंडियन और डोमेस्टिक कंपनी, एवरी और डोमेस्टिक कंपनी क्या रहेगी, हमेशा रेसिडेंट रहेगी। बात आएगी समझ में। वही फॉरेन कंपनी के लिए बेसिक कंडीशन दे रखी है 6(3) में कि अगर कंपनी का प्रभावी प्रबंध का स्थान यानी कि इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ से हो, भारत से हो, यानी कि अगर 100% इंडिया से हो रहा है तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। और अगर 1% भी आउटसाइड इंडिया से है तो क्या हो जाएगा बेटा, नॉन रेसिडेंट। ठीक। अब जितने भी पर्सन बचे बेटा, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, फर्म, ठीक है। तो इस केस के लिए हम क्या देखेंगे, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए सी द कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 6(2) पढ़ा था अपन ने एचयूएफ के टाइम कि अगर बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर 1% भी इंडिया से होगा तो रेसिडेंट होगा। ये देखो ये रहा, ठीक है। तो बाकी सबके लिए क्या लगेगी, 6(2) की लगेगी। डन है क्या, बड़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म लिखिए, आर यानी रेसिडेंट, ये लिख लेना निवासी, एनआर यानी नॉन रेसिडेंट अनिवासी, ओआर यानी ऑर्डिनरी रेसिडेंट साधारण निवासी, एनओआर असाधारण निवासी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब रेसिडेंशियल स्टेटस वर्सेस टैक्स लायबिलिटी की बात करते हैं। तो देखो अभी देख लेते हैं इसको भी कि क्या है इसमें। ये लीजिए, चलिए रेसिडेंशियल स्टेटस वर्सेस बेटा है टैक्स लायबिलिटी। देखो 3 एसएससी है, ओआर, एनओआर और नॉन रेसिडेंट। समझना, अगर इनकम रिसीव्ड या फिर अक्रूड या अर्न, रिसीव्ड यानी प्राप्त अगर कहां पे हुई है, रिसीव्ड यानी प्राप्त करना, अक्रूड यानी उपार्जन यानी प्राप्त करने का अधिकार मिलना, ठीक है, राइट टू रिसीव होना। तो अगर दोनों में से कोई भी काम कहाँ हो रहा है बेटा, इंडिया में, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। बात आगी समझ में। चलिए मान लो अगर इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड कहाँ है, आउटसाइड इंडिया में हो रही है, ठीक है। लेकिन जिस बिजनेस से हो रही है उस बिजनेस का कंट्रोल कहाँ से हो रहा है, कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है, कंट्रोल कहाँ से हो रहा है बेटा, अगर इंडिया से हो रहा है तो फिर दो जनों के ऊपर टैक्स लगेगा, ओआर और एनओआर के ऊपर, एनआर के ऊपर नहीं लगेगा। ध्यान रहे, अगर रिसीव्ड और यहाँ लिखा है बेटा एंड और अक्रूड, अगर दोनों ही आउटसाइड इंडिया में है, ठीक है, और ऐसे बिजनेस का कंट्रोल कहाँ हो रहा है, अगर इंडिया से हो रहा है तो दो जनों को टैक्स देना पड़ेगा, ओआर और एनओआर। वहीं लेते हैं एक और बात कि अगर इनकम दोनों ही काम कहाँ से हो रहे हैं, आउटसाइड इंडिया से, तो सिर्फ एक को देना पड़ेगा। बेटा इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कंट्रोल कहाँ से हो रहा था, इंडिया से हो रहा। ठीक, साथ ही बात करते हैं अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है इंडिया में, तो बेटा ये एग्जेम्प्ट है, सेक्शन 10(1) में। ठीक, साथ ही अगर एग्रीकल्चर इनकम कहाँ हो, आउटसाइड इंडिया, तो ओआर को टैक्स देना पड़ेगा। वहीं अगर बात करते हैं पास्ट
या अनटैक्स्ड प्रॉफिट, सॉरी पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट एक साथ ही है, पास्ट बोल दो या प्रीवियस बोल दो या इनकम, तो बेटा तीनों को टैक्स देना सॉरी इसके ऊपर किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। डिविडेंड इनकम समझना बेटा, डिविडेंड इनकम रिसीव फ्रॉम, अगर डोमेस्टिक कंपनी से है, कौन सी कंपनी से है, डोमेस्टिक कंपनी, तो बेटा अप टू 10 लाख किसी को टैक्स नहीं देना है, लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा है तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। ध्यान रखना ये इस बार चेंज हुआ है। ठीक, ये एग्जाम का जो था ये था सेक्शन 1034। ठीक है, तो 1034 में इस बार चेंज किया है। वहीं अगर डिविडेंड इनकम आउटसाइड इंडिया से हुई तो बेटा सिर्फ ओआर को टैक्स देना पड़ेगा। चलिए आते हैं शीट की ओर की, क्या बोल रही है शीट, क्या हो जाता है इसमें। ये लीजिए, देखना बेटा थोड़ा, पहला बोला है ये पर्टिकुलर, ओआर, एनओआर और एनआर। अगर इनकम अक्रूड और रिसीव्ड कहाँ से हो रही है, इंडिया में हो रही है, तो तीनों को टैक्सेबल है। दोनों में से कोई एक काम भी अगर इंडिया में होगा तो भी तीनों को टैक्सेबल। जैसे इनकम अक्रूड तो आउटसाइड इंडिया हो रही है लेकिन रिसीव्ड इंडिया में हो रही है, तो भी तीनों को टैक्सेबल। अगर अक्रूड इंडिया में हो रही है लेकिन रिसीव्ड कहाँ हो रही है बेटा, आउटसाइड इंडिया में हो रही है, तो भी तीनों को टैक्सेबल, क्योंकि अक्रूड इंडिया में हो रही है। फिर अगर अक्रूड और रिसीव्ड कहाँ हो रही है, आउटसाइड इंडिया में, विच बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो दो जनों को टैक्स, ओआर और एनओआर को क्या देना पड़ेगा बेटा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, आगे अगर इनकम अक्रूड और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है यानी कि कंट्रोल इंडिया से नहीं हो रहा है, तो एक के लिए टैक्सेबल होगी, किसके लिए, ओआर के लिए। ठीक है, वहीं अगर आगे बात करें पास्ट ईयर इनकम या प्रॉफिट, तो किसी को भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया किसी को भी नहीं देना है। एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया सिर्फ किसको देना है, ओआर को देना है। चलिए एक सेक्शन 9 है बेटा कि इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया, यानी भारत में उपार्जित मानी गई आय, यानी कि अक्रू कहाँ माना है इनको, इंडिया में। ये दिया हुआ है बेटा सेक्शन 9 में। चलिए क्या क्या दे रखा है, पहला दे रखा है सेक्शन 9(1), तो 9(1) में दे रखा है 9(1)A, 9(1)B, 9(1)C। 9(1)A, 9(1)B और 9(1)C। ठीक, ये लीजिए अभी स्क्रीन आ जाएगी वापिस। हाँ, तो बेटा 9(1)A, 9(1)B और 9(1)C। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, 9(1)A में दिया हुआ है कि भारत में किसी व्यापारिक संबंध से उपार्जित आई है। मान लो ए कहाँ है, आउटसाइड इंडिया है, मान लो ए कहाँ पे है बेटा, यूएसए में है। इसका कोई बिजनेस कहाँ पे है, इंडिया में है, और इस बिजनेस से अगर इसको इनकम होती है तो इनकम पे टैक्स कहाँ देना पड़ेगा, इंडिया में देना पड़ेगा, और तीनों जनों को देना पड़ेगा। वही 9(1)B की बात करते हैं बेटा, किसी संपत्ति से आई, बंदा यूएसए में है, मान लो उसकी हाउस प्रॉपर्टी कहाँ है, इंडिया में है, या कोई भी प्रॉपर्टी जैसे हाउस प्रॉपर्टी उसकी इंडिया में हो, उससे इसको क्या हो रहा है, रेंट इनकम हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है, तो इसके ऊपर भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, इसको अक्रू ही क्या मानेंगे, इंडिया में। वही 9(1)C, मान लो यूएसए में है और जो इसकी हाउस प्रॉपर्टी है इंडिया में, इसने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया, ट्रांसफर कर दिया है,
ठीक है। और अगर इससे कोई भी कैपिटल गेन होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसके ऊपर भी टैक्स कहाँ लगेगा? इंडिया में ही लगेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 9(2), भारत में दी गई सेवाओं के लिए भारत के बाहर देय पेंशन। मान लो कोई बंदा इंडिया में काम करता था, जॉब करता था, जब वो रिटायर हुआ तो आउटसाइड इंडिया में जाके सेटल हो गया, तो जो उसको आउटसाइड इंडिया में पेंशन रिसीव्ड हो रही है बेटा, उसके ऊपर टैक्स कहाँ लगेगा? इंडिया में लगेगा, क्योंकि उसने जॉब कहाँ करी है? इंडिया में। और सेक्शन 9(2) में यही बोला गया है कि उसको हम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया मानेंगे, भारत में ही उपार्जित माना जाएगा। नेक्स्ट है बेटा सेक्शन 9(3), कि सरकार का कोई भी, देखो यहाँ लिखा है, सरकार द्वारा एक भारतीय नागरिक बोले तो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो और कहाँ काम कर रहा हो? आउटसाइड इंडिया में जॉब कर रहा है, जैसे एम्बेसी वाले, ठीक है। तो उस केस में उनको जो भी सैलरी देंगे, अब आउटसाइड, देखो ये बंदा काम भी कहाँ कर रहा है? आउटसाइड इंडिया में, और उसको सैलरी भी कहाँ रिसीव हो रही है? आउटसाइड इंडिया में, तो भी बेटा तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम अक्रूड ही का मान रहे हैं इंडिया में, ठीक। नेक्स्ट है अपना बेटा सेक्शन 9(4), कि एक भारतीय कंपनी द्वारा चुकाया गया भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश, अगर घरेलू कंपनी से प्राप्त, कुल मिला के ये है कि बेटा घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश 10 लाख रुपए तक क्या होता है? कर मुक्त होता है सेक्शन 1034 में, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। बेटा सेक्शन 9(5), 9(6), 9(7) एक साथ समझना, एक जैसे ही है। 9(5), निम्न के द्वारा ब्याज के रूप में देय आई, ये देय आई नहीं है बेटा, ये प्राप्त आई है, ठीक है। यानी कि इंटरेस्ट का पेमेंट किसने करा है? या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा हो, ठीक, सरकार ने करा हो, या फिर रेसिडेंट, निवासी बोले तो रेसिडेंट ने किया हो। लेकिन बेटा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर रेसिडेंट ने लोन, और उसका लोन का यूज कहाँ किया है? आउटसाइड इंडिया में लिया है, यानी कि लोन भी आउटसाइड इंडिया में लिया है, उस लोन का यूज भी कहाँ किया है? अगर आउटसाइड इंडिया में किया है, तो इस केस में फिर बेटा ये रूल, ये सेक्शन 9(5) नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 9(5) नहीं लगेगा। देखो इसमें तो तीनों में टैक्सेबल, इसमें भी तीनों में टैक्सेबल, इस केस में सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल होगा, ओआर बेचारा हर जगह टैक्स देगा, ठीक है। आगे, अनिवासी बोले तो नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट किससे करा है? नॉन रेसिडेंट ने। तो देखना अगर क्या है, देखो, इफ लोन टेकन और यूज, अगर लोन का यूज और उसको कहाँ पे लिया है? अगर इंडिया में लिया है, तो इस केस में भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 9(6), कि निम्न के द्वारा रॉयल्टी के रूप में देय आई। अच्छा बेटा वहां भी देय आई करना, वो सही लिखा हुआ था, ये लो, ठीक है। यानी कि यही तो दे रहे हैं आई, ये पेमेंट करेंगे तभी इनकम होगी, तो उस इनकम के ऊपर टैक्स यही लगेगा। वहीं अगर रॉयल्टी के रूप में कोई पेमेंट कर रहे हैं अपन, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करा हो, अगर निवासी ने करा हो, रेसिडेंट ने करा हो, तो इस केस में क्या है कि प्रॉपर्टी का यूज कहाँ पे होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया में हुआ है, तो फिर क्या होगा? फिर तीनों को टैक्स देना, सिर्फ ओआर को टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में सिर्फ किसको क्या टैक्स देना पड़ेगा बेटा? ओआर को। लेकिन अगर अनिवासी ने भी पेमेंट किया है और प्रॉपर्टी का यूज कहाँ हो रहा है? इनकम अर्न करने के लिए, अगर इंडिया में हो रहा है, तो भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। बात करते हैं 9(7) की, टेक्निकल फीस के रूप में अगर कोई इनकम हो रही है, तो इसमें भी कोई गवर्नमेंट है तो तीनों को टैक्स, निवासी है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ तो निवासी तीनों को ही देना पड़ेगा। एक, अगर सर्विस का यूटिलाइजेशन का किया है? आउटसाइड इंडिया, और उससे इनकम भी कहाँ हुई है? आउटसाइड इंडिया, ठीक। तो फिर किसको देना पड़ेगा टैक्स? सिर्फ ओआर को, अदरवाइज तीनों को टैक्स देना है रेसिडेंट के केस में। अनिवासी के केस में अगर सर्विस का यूटिलाइजेशन कहाँ हुआ है और उससे इनकम भी कहाँ अर्न हुई है, अगर दोनों ही काम इंडिया में हुए हैं, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना सेक्शन 9 था। अब इसमें एक और नया जोड़ा गया है सेक्शन 9(8), एक निवासी व्यक्ति द्वारा अनिवासी व्यक्ति को, यानी कि रेसिडेंट किसको दे रहा है बेटा? नॉन रेसिडेंट को 5 जुलाई 2019 को या उसके बाद, यानी कि ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019,
अगर कोई भी कैश गिफ्ट देता है अरे हाँ ठीक है, तो इसको भी डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया ही माना जाएगा। बात आएगी समझ में? हाँ, तो इसके ऊपर भी टैक्स कहाँ लगेगा? इंडिया में ही लगेगा, कैश गिफ्ट के ऊपर। तो बेटा इसमें ये लाइन कटी हुई है, तो यहाँ लिख लेना डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, यानी भारत में उपार्जित होगा। चलिए, अब बेटा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए हुए हैं और कुछ अमेंडमेंट आया है अभी 2020 फाइनेंस एक्ट में, तो वो भी पढ़ेंगे। क्या है देखो, इन द फॉलोइंग केसेस ओनली, मतलब ये तीन केस दे रखे, इन केसों में बेसिक कंडीशन नंबर क्या देखेंगे? 1 इज एप्लीकेबल। सेकंड कंडीशन को क्या करेंगे? इग्नोर। बेटा कंडीशन 6(1) की बात हो रही है यहाँ पे कि 182 दिन वाली ही कंडीशन देखेंगे। कहाँ कहाँ? कि आईसी यानी इंडियन सिटीजन लीव कर रहा है इंडिया को फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन भारत को छोड़ के कहाँ जा रहा है? आउटसाइड इंडिया में जा रहा है। किसके लिए? रोजगार के लिए। तो बेटा इस कंडीशन में हम क्या कंडीशन देखेंगे? रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ कंडीशन नंबर 1 देखेंगे, सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। ठीक है। वहीं अगर दूसरा देखो, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है, चाहे वो क्रू मेंबर के रूप में कहा जा रहा है, इंडियन शिप पे कहा जा रहा है? आउटसाइड इंडिया, इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है, यानी कि जो इंडियन शिप रहता है उसके क्रू मेंबर के रूप में, तो भी बेटा उसको रेसिडेंट के लिए कौन सी कंडीशन देखनी पड़ेगी? कंडीशन नंबर 1। यहाँ भी सेकंड कंडीशन नहीं देखेंगे। डन? हाँ, पहला तो क्या था कि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, दूसरा क्या है? क्रू मेंबर के लिए, क्रू मेंबर के रूप में जा रहा है। तीसरा देखो बेटा, इसमें भी चेंजेस हुआ है ये। वैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है इसको, पहले एक बार यहाँ भी पढ़ लेते हैं कि कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन विजिट कर रहा है इंडिया में, ठीक है, और उसकी टोटल इनकम कितनी है? अप टू 15 लाख। बात आएगी क्या बेटा समझ में? कि कोई भी इंडियन सिटीजन है, ठीक है, और विजिट कर रहा है इंडिया में और उसकी इनकम कितनी? अप टू 15 लाख है, फॉरेन इनकम को हटा के। ठीक है, तो उसके लिए भी हम कौन सी कंडीशन देखेंगे? सिर्फ कंडीशन नंबर 1 देखेंगे। डन? हाँ, डन है क्या? अगर ऊपर वाली चीज का किसी का स्क्रीनशॉट लेना है तो ये ले लो तुम। पानी की बोतल। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान रखना बेटा, 3 केसों में तो क्या देखेंगे? कंडीशन नंबर 1 देखेंगे कि अगर वो इंडिया को छोड़ के जा रहा है भारत के बाहर रोजगार के लिए, तो कंडीशन नंबर 1 देखी जाएगी। साथ ही अगर इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर के रूप में भी जा रहा है तो भी कंडीशन नंबर 1 देखी जाएगी। फिर है अगर चाहे इंडियन सिटीजन हो या बेटा इंडियन ओरिजिन हो, इंडिया आ रहा है आउटसाइड इंडिया से और उसकी टोटल इनकम कितनी हो? 15 लाख है अप टू, तो कौन सी कंडीशन देखेंगे? कंडीशन नंबर 1 देखी जाएगी। वही बात करते हैं कि एक अमेंडमेंट और आया है बेटा, ये भी अमेंडमेंट अभी था 15 लाख वाला भी। साथ ही एक और अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020, जो असेसमेंट ईयर 21-22 यानी अपने प्रीवियस ईयर 20-21 में लगेगा। इसमें क्या बोला है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है या इंडियन ओरिजिन है, अगर उसकी टोटल इनकम कितनी है? 15 लाख से ज्यादा है, ये है ना ग्रेटर देन, यानी कि जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ी संख्या रहेगी, यानी कि अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो कौन सी कंडीशन देखेंगे? ओनली कंडीशन नंबर 2। और ध्यान रखना कंडीशन नंबर 2 में भी क्या करेंगे? जब 60 दिन था ना, वहां क्या देखेंगे? 120 दिन देखेंगे। बेटा ध्यान से, ये अमेंडमेंट हुआ है
कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन है, अगर उसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो कंडीशन नंबर 1 नहीं देखेंगे 182 दिन वाली, हम देखेंगे कंडीशन नंबर 2 60 दिन वाली और 365 दिन वाली। तो यहाँ पे 60 दिन की जगह हमें क्या करना है, 120 दिन देखना है। तो कंडीशन हो जाएगी कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 120 दिन भारत में रहा हो, साथ ही प्रीवियस ईयर से पहले के 4 सालों में 365 दिन भारत में रहा हो। ठीक, आगे देखो बेटा कि अगर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन की टोटल इनकम कितनी है, 15 लाख से ज्यादा है, और अगर वो भारत में 120 दिन या उससे ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन 182 दिन से कम रहता है, तो वो क्या रहेगा, रेसिडेंट। बट नो नीड टू चेक रेसिडेंट, ही इज रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट होता है, रेसिडेंट के लिए तो अपन कंडीशन देखेंगे, लेकिन अगर बेटा वो रेसिडेंट नहीं होता है तो फिर एडिशनल कंडीशन देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो ऑलवेज क्या रहेगा, एनओआर ही रहेगा। ठीक है, तो ये चेंजेस था बेटा कि अगर एक तो है इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन, अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो दो कंडीशन नंबर 2 ही अप्लाई होगी और 60 दिन की जगह 120 दिन देखना है। साथ ही अगर इंडियन सिटीजन इंडियन टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और वो भारत में कितना रहा है, 120 दिन या उससे ज्यादा, लेकिन 182 दिन से कम, यानी कि 120 से 181। ठीक, तो इस केस में बेटा वो रेसिडेंट, अगर वो रेसिडेंट होता है तो हम क्या करेंगे, फिर एडिशनल रेसिडेंट के बाद वो ओआर और एनओआर देखते हैं ना, तो उसके लिए एडिशनल कंडीशन नहीं देखेंगे, हमेशा उसको क्या माना जाएगा, एनओआर ही माना जाएगा। और अगर 120 दिन से कम रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बेटा, फिर तो वो क्या रहेगा, नॉन रेसिडेंट ही माना जाएगा। ठीक है। बड़े आगे देखो, अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है फॉरेन कंपनी से तो टैक्सेबल फॉर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है डोमेस्टिक कंपनी से तो एग्जेम्प्ट होगी बेटा अप टू 10 लाख। और गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है तो एग्जेम्प्ट है अप टू 50,000। गिफ्ट रिसीव्ड हो रहा है 50,000 से ज्यादा तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल होगा। पूरा अमाउंट जैसे जैसे बेटा ये डिविडेंड का दे रखा है, ये दे रखा है 1034 में, 1034 में, 1034 में दे रखा है। तो बेटा इसमें देखो क्या करेंगे, 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 10 लाख तक एग्जेम्प्ट है मतलब क्या है, अगर मेरी 15 लाख हुई है डिविडेंड की तो 10 लाख तक कोई भी नहीं देना पड़ेगा टैक्स। बचे कितना, 5 लाख। 5 लाख के ऊपर मुझे देना पड़ेगा 10% टैक्स। ठीक, लेकिन गिफ्ट में क्या है, अगर 50,000 तक का गिफ्ट है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर 51 या 52,000 गिफ्ट आया है तो फिर 52,000 पे पूरा टैक्स लगेगा। ठीक, साथ ही प्रत्येक गत वर्ष में निवास स्थान का निर्धारण अलग अलग होता है। हर प्रीवियस ईयर में रेसिडेंशियल स्टेटस की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। धारा 6 सेक्शन 6 में असेसी के 3 टाइप दे रखे हैं, एक तो रेसिडेंट, एक ओआर और एक नॉन रेसिडेंट। ठीक है, ये बेटा यहाँ असाधारण कर लेना। हाँ, ये एनओआर है और ये रेसिडेंट को ओआर बोला गया है। ओआर, एनओआर और एनओआर है, 3 टाइप है। करदाता किसी भी गत वर्ष में भारत में कितने दिन रहा है यह सिद्ध करने का अधिकार किसका है, करदाता का। ठीक है, करदाता ही बताएगा कि वो कितने दिन रहा है। आने व जाने के दिनों को भारत में रहने के दिनों में ही शामिल करेंगे, ध्यान रहे, आने और जाने के दिन को यहीं पे इंक्लूड करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट जो करना है देख लो, कर लो फटाफट बेटा। या इसको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो।
उतार लिया बेटा। बेटा ये रेसिडेंशियल स्टेटस अपना पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर एक बार और देख लेते इसको फटाफट, 5 मिनट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। 5 मिनट लगेंगे, अभी फटाफट रिवाइज हो जाएगा। देखना क्या है। एक इंडियन ओरिजिन पढ़ा था कि इसमें क्या बोला था कि खुद या उसके माता पिता दादा दादी नाना नानी अविभाजित भारत में जन्मे हो। अविभाजित भारत यानी इंडिया भारत इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश। इंडियन सिटीजन जो अपना संविधान बताता है। इंडियन रेसिडेंट भारतीय निवासी जो इनकम टैक्स एक्ट बताता है। फिर रेसिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल पढ़ा था जिसमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के लिए 6(1) में कंडीशन देखी थी दो। कम से कम 182 दिन और कम से कम, अगर 182 दिन है तो वेल एंड गुड, अगर अगर ये कंडीशन पूरी नहीं तो सेकंड में फिर 2 है, 60 दिन और 365, कम से कम 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन रहेगा। लेकिन अगर बेटा आपकी टोटल इनकम क्या है, 15 लाख से कम है, अगर आप इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हो तो सिर्फ कंडीशन नंबर 2 ही देखी जाएगी। ठीक, बड़े आगे। हाँ, ये देखो, ये कंडीशन वाली बात अपन ने यहाँ पढ़ी थी, लास्ट लास्ट पेज पे अमेंडमेंट दे रखा है। ये देखो कि अगर इंडियन सिटीजन की या इंडियन ओरिजिन की टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो क्या जाएगी, ओनली कंडीशन नंबर 2 ही देखेंगे और 60 दिन की जगह 120 दिन करना है। ठीक है, चलिए ये लीजिए साहब, ये आ गया अपना। वही ओआर और एनओआर के लिए 6(6) में कंडीशन थी कि 10 सालों में कम से कम 2 बार रेसिडेंट रहा हो और 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहो। यहाँ पे दोनों कंडीशन पूरी होना कंपलसरी थी। फिर रेसिडेंस ऑफ एचयूएफ, रेसिडेंट वर्सेज नॉन रेसिडेंट, यानी कि इसकी कंडीशन थी सेक्शन 6(2) में। अगर व्यवसाय के कंट्रोल और मैनेजमेंट, बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर इंडिया से हो रहा, चाहे 1% भी, तो रेसिडेंट होगा, और अगर 100% आउटसाइड इंडिया से हो रहा होगा तो नॉन रेसिडेंट होगा। फिर वही ओआर और एनओआर के लिए वही 6(6) की कंडीशन देखेंगे, और ये कंडीशन किसके लिए देखी जाएगी, कर्ता के लिए कंडीशन देखी जाएगी। कंपनी के लिए वही इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी है तो रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी के केस में 6(3) की कंडीशन देखी जाएगी कि अगर कंपनी का इफेक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रभावी प्रबंध का स्थान कहाँ हो, अगर इंडिया में हो तो क्या होगा, रेसिडेंट 100% होना चाहिए, और अगर 1% भी आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट। साथ ही बाकी जितने भी बचे उनके लिए सेक्शन 6(2) वही एचयूएफ वाली कंडीशन देखनी है। फिर ये पढ़ा था कि अगर इनकम अक्रूड और रिसीव दोनों में से एक भी काम अगर इंडिया में होता है तो तीनों में टैक्सेबल होगी। अगर दोनों ही काम आउटसाइड इंडिया में हो रहा है लेकिन कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो 2 में टैक्सेबल होगी, और अगर दोनों ही काम आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, कंट्रोल वाली कोई बात नहीं लिखी है क्वेश्चन में, तो सिर्फ ओआर के लिए टैक्सेबल होगी। ठीक है, अगर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया में है तो किसी के लिए भी टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जाम्प्ट होती है 10(1) के हिसाब से। साथ ही अगर एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है तो ओआर के लिए टैक्सेबल होगी। पास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर इनकम प्रॉफिट भी, तीनों के लिए कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर इनकम का हो ही गया अपना। ठीक है, फिर डीम टू बी अक्रूवल इन इंडिया पढ़ा था, तो सेक्शन 9(1) ए बी सी। 9(1) में तो क्या है, बिजनेस अपना यहीं पे था उससे इनकम हो रही। 9(1) बी में था कि मेरा हाउस प्रॉपर्टी इंडिया में थी उससे मुझे रेंटल इनकम हो रही, और साथ ही 9(1) सी में था कि मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी मैंने उसको सेल किया तो उस पर क्या हुआ है, कैपिटल गेन हुआ है। 9(2) में क्या था कि कोई भी बंदा इंडिया में काम कर रहा था लेकिन जब रिटायर हुआ तो विदेश चला गया, वहीं सेटल हो गया, तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो इंडिया में ही टैक्सेबल होगी, डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया ही माना जाएगा उसको। वही 9(3) में क्या बोला है कि कोई भी इंडियन सिटीजन है और गवर्नमेंट का एम्प्लॉई आउटसाइड इंडिया में काम कर रहा है तो उसको जो भी सैलरी है वो कहाँ पे टैक्सेबल होगी, बेटा इंडिया में ही होगी। पर बेटा इनको जो अलाउंसेज जो ये मिलेगी ना वो एग्जेम्प्ट होते हैं। ठीक है, अपन सैलरी में पढ़ेंगे। फिर है 9(4), एक भारतीय कंपनी द्वारा भारत के बाहर चुकाया गया लाभांश। तो ध्यान रखना, अगर घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश से अगर कोई को भी, तो 10 लाख तक तो एग्जेम्प्ट होगा बेटा, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 10% टैक्स लगेगा। ठीक है, 9(5) में क्या है कि निम्न द्वारा ब्याज के रूप में देय आए, अगर कोई इंटरेस्ट की इनकम हो रही है और इनका पेमेंट किसने करा, इन तीनों में से किसी ने भी कराओ, चाहे गवर्नमेंट ने कराओ, निवासी ने कराओ, अनिवासी ने कराओ। अनिवासी ने कराओ तो इसमें कंडीशन है कि लोन इंडिया में लिया और उसका यूज भी इंडिया में किया हो। निवासी में कोई कंडीशन नहीं ली, लेकिन निवासी में एक एक्सेप्शन दे रखा है कि अगर लोन का यूज और लोन कहाँ पे लिया है, आउटसाइड इंडिया, तो फिर ओआर के लिए टैक्सेबल होगी। सेम ये का ये फंडा रॉयल्टी में लगाना था और ये टेक्निकल फीस में लगाना था। फिर पढ़ा था 9(8), अगर रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को कोई भी क्या करा है, गिफ्ट दिया है, कैश गिफ्ट, कब दिया है, ऑन और आफ्टर 5 जुलाई 2019। ठीक है, तो टीम टू बी अक्रूड इन इंडिया माना जाएगा। फिर ये कुछ केसेस थे जिसमें कंडीशन नंबर 1 अप्लाई है,
यानी कि कंडीशन नंबर 2 को क्या करना है, इग्नोर करना है। बेसिक कंडीशन, तो बेटा बेसिक कंडीशन कौन से सेक्शन में थी, 6(1) में। ठीक है, यानी कि 182 दिन वाली कंडीशन देखनी है कि अगर इंडियन सिटीजन भारत को छोड़ के जा रहा है विदेश में, किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर इंडियन सिटीजन जा रहा है क्रू मेंबर के रूप में, या फिर इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है और उसकी टोटल इनकम कितनी है, 15 लाख से कम है, यानी कि अप टू 15 लाख है, 15 लाख या उससे कम है, तो उस केस में भी एक ही कंडीशन देखेंगे। वही फाइनेंस एक्ट ने एक अमेंडमेंट किया है अपने 21-22 असेसमेंट ईयर के लिए कि अगर इंडियन सिटीजन इंडियन ओरिजिन उसकी अगर टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो सिर्फ कंडीशन नंबर 2 देखेंगे, और उसमें भी 60 की जगह कितने दिन लेंगे, 120 दिन। बेटा ओआर और एनओआर के लिए तो पूरी कंडीशन देखेंगे। ठीक है, वही आगे क्या बोला है कि अगर टोटल इनकम 15 लाख से कम है, और यहाँ क्या बोला है, अगर वो 120 दिन या उससे ज्यादा रहता है लेकिन 182 दिन से कम रहता है, ठीक है, अगर वो रेसिडेंट होता है तो फिर एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, उससे क्या माना जाएगा, ऑलवेज नॉन रेसिडेंट ही माना जाएगा। ठीक है क्या, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है कंडीशन नंबर 2 ही देखनी पड़ेगी। ठीक, अगर वो रेसिडेंट हो जाता है तो फिर एडिशनल कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या रूल लग गया, एक तो कंडीशन नंबर 2 लग गया, और साथ ही ओआर और एनओआर देखने की जरूरत नहीं, वो क्या रहेगा, एनओआर ही रहेगा, अगर उस कंडीशन नंबर 2 को पूरा करके वो रेसिडेंट होता है। ठीक, चलिए बेटा आज का ये जो टॉपिक था अपना रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर था, इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।